पे हेडिंग डालो। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसमें कुछ लफड़ा है नहीं। देखो इधर सब लोग ध्यान से देखो, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, क्लियर है ना। इस पे पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान ले डिस्ट्रीब्यूशन रो है ना, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कितना मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो क्यू कैसे निकले बताओ जल्दी फटाफट, क्यू कैसे निकालने के लिख सिखाए थे, रो इंटू भी, याद है ना। रो 4/3 पाई आर क्या है इसका रेडियस। फिर से कई पॉइंट लाइक कहां कहां पॉइंट लाइक करेगा, आउटसाइड और सरफेस और इनसाइड, है ना। प्रॉब्लम आउटसाइड में है नहीं, प्रॉब्लम आउटसाइड में इसलिए नहीं है कि टोटल चार्ज कंसीडर हो जाएगा। सरफेस वाले में भी कोई प्रॉब्लम, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर मान ले यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P कितना होगा बताओ, पोटेंशियल एट P आउटसाइड स्फीयर है ना, बोलो आउटसाइड। तो सीधे सीधी Vp की जगह पर क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू अपटा में, K इंटू क्यू बटे, नहीं समझ में आया, क्या क्यू बाई आर नहीं, क्योंकि टोटल चार्ज होगा ना, ये पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट की तरह बिहेव करेगा नहीं, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहां पे, के क्यू बाई एक्स। सरफेस से बताओ, अगर मैं सरफेस से पूछूं एट पोटेंशियल एट सरफेस बताओ, पोटेंशियल एट सरफेस, तब बी एस की वैल्यू बताइए, के क्यू बाई आर, इतना तो पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आएगा पता है, कहां, इनसाइड आएगा प्रॉब्लम, नहीं तो इनसाइड ही समझना है हम लोगों को, हम लोगों को कहां समझना है, इनसाइड में ही दिक्कत आएगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इनसाइड, बहुत आसान है ना, बहुत ही इजी है। आए क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, देखो इधर ये हमारा स्मॉल आर है ना बउआ, ये पॉइंट है, कहां पे है पॉइंट बताओ, इनसाइड है ना। तो लेट अ पॉइंट एम लाइज इनसाइड स्फीयर, सुनना ध्यान से, है ना, फिर आपको बात में समझ में आएगी कि इनफाइनाइट अगर पॉइंट होता, बताना बताते जाना कितना होता पोटेंशियल, बता, पॉइंट अगर इन्फिनिटी भी होता पोटेंशियल कितना, वेरी गुड, इनफाइनाइट से चलते गए कहां पहुंचे, पी पे, हमें कहीं पे है ना, इन्फिनिटी और सरफेस के बीच में कोई पॉइंट होगा, स्फीयर के आउटसाइड पी पे पहुंचे, कितना पोटेंशियल आया बताओ, कुछ बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, और आगे सरफेस पे पोटेंशियल कितना, क्या क्यू बार, और बढ़ा ना, वेरी गुड, अंदर आएंगे तो और बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। तो जैसे सेंटर पे आएंगे तो पोटेंशियल है, इट इज नॉट फील्ड, प्लीज दिमाग में भर लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका ये मतलब नहीं पोटेंशियल जीरो होगा, याद आया। तो बढ़ते चला जाएगा, है ना, सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। यानी कि हमको ये सर पता है कि इस एम पॉइंट का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल में कौन ज्यादा है बताओ, एम पॉइंट का ज्यादा है ना, सरफेस का क्या है कम है ना।
तो हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हम लोग क्या जानते हैं कि Vm जो है सर वो ज्यादा है किससे, बताओ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना, क्योंकि इनफाइनाइट पे कितना होता है पोटेंशियल? जैसे जैसे हम स्फीयर के नजदीक आएंगे पोटेंशियल अंदर घुसेंगे तो और बढ़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है? नहीं, पूरे। अगर सरफेस पे होता तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल कहां तक बढ़ता, उसके बाद फिर क्या रह जाता, याद है ना? लेकिन यहां पे चार्ज किधर है? बॉडी में पूरा है, नहीं तो और बढ़ेगा पोटेंशियल, है ना? तो बढ़ते। चलो ये तो क्लियर है ना? और हम लोग क्या जानते हैं बउआ, बताओ तो? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी नो सर, हम लोग जानते हैं कि डीबी जो होता है सर वो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, हाँ या ना? जानते हो ना कि नहीं? डीबी बराबर माइनस ई डॉट। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, यहां पे अगर वी एम माइनस क्या लिखूं, बताओ? वी एम माइनस, नहीं समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? हमें कहां पोटेंशियल निकालना है, फटाफट बोलो। एम का, लेकिन सरफेस का तो मालूम है ना? तो डी भी यानी कि वी एम माइनस पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्यों पॉजिटिव बताओ? क्योंकि एम का ज्यादा है एस का। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन नहीं, है ना? चलिए, क्लियर है कि नहीं है, बता पहले कि कोई दिक्कत है? नहीं ना? आए नीचे छोड़ देता हूं, नीचे छोड़ देता हूं, इधर छोड़ देता हूं। अच्छा सुन इधर ध्यान से, Vm हमें निकालना है, याद है ना? अब Vs हमें पता है ना? तो इधर देखो तो क्या लिख सकते हैं बउआ? Vm माइनस क्या लिख सकते हैं, बताओ? Vs इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E, कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर का ना? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना? अरे बोलो भाई, कि नहीं पता है? अरे इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही तो बताए थे, क्या था बताओ तो जल्दी से फटाफट। क्या था? क्यू अंदर में ही था ना? आई इंटू कितना? यही था बाबू, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, जो बाहर निकलता है बाहर निकालिए। सही है? यहां से कहां तक पहुंच गए? सरफेस तक, यही ना आएगा? रख दीजिए। Vm माइनस Vs, कोई दिक्कत है? बोलते जाना। नहीं ना? उतारना बंद करो। ये उतार लिया नीचे वाला ना? हाँ तो बस अब उतारना बंद करो, समझना शुरू करो, क्योंकि यह समझना जरूरी है। इधर देखो, हमको पोटेंशियल किस जगह पे निकालना है बताओ? एम पॉइंट पे निकालना है, जो कितना दूरी पे है यहां से? स्मॉल आर दूरी पे है ना? हो तो कोई दिक्कत नहीं है, Vm निकल गया हमारा, इसको उधर भेज दें। तो Q बटा 4πε0 R क्यू रहने दो। एक काम करो, इसको आप ऐसे लिखो तो सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? क्या किए बताओ? 1/4πε0 को क्या लिख दिए? के लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहां से इसमें कॉमन कुछ आया तो बताओ क्या कॉमन आया? कुछ कॉमन आया ना? बताओ। के क्यू बाई आर कॉमन आया, क्या बचा बताओ?
आए के क्यू बाई आर, उल्टा लिख दिए थे हम, के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर कॉमन, यहां क्या बचा, आए यहां पे आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, 1 ना, 1/2 ना, आए देखो ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां से के क्यू बाई आर, तो यहां पे क्या बचा है, 1/2 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा में 2r स्क्वायर प्लस कितना 1, यही ना बचा। ध्यान से देखो, चलो तो इधर बताओ, यहां पे Vm निकालना चाह रहे हैं हम, तो Vm की वैल्यू क्या आया, के क्यू बाई आर, के इंटू क्यू बाई आर, इसका एलसीएम ले ले, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर और अपॉन में 2r स्क्वायर, क्या बचा बउआ, के इंटू क्यू बाई 2r क्यू, सही लिखा हूं। इधर में r प्लस कितना, देखो तो सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, हाँ, के क्यू बाई 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर आए माइनस स्मॉल आर का। अब ये देखो, ये तो ये कहां पे निकला, ये एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर, जो कि किधर लाई कर रहा है, बाहर में कि अंदर में, इनसाइड लाई कर रहा है। नहीं, अगर मैं सेंटर पे निकालना होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना पुट कर दें, अगर सेंटर पे निकालना है तो इस स्मॉल आर की वैल्यू कितना पुट कर दें, आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना, तो बताओ वीओ की वैल्यू यहां रख दे, इसकी वैल्यू 0, तो खत्म हो गया ना, तो काट दे कुछ, आर के ऊपर आर कितना बचा, देखो तो ऐसा बचा, तो देखो तो एक ऑप्शन बन गया यहां पे, 3/2 रहने दे, इसको VS लिख दे। नहीं समझ में आया, के क्यू बाई आर किसके जगह पे है, पोटेंशियल है ना सरफेस का, और कितना गुना है उसका, ज्यादा है कि कम है, सरफेस ज्यादा है कि कम है, कितना टाइम्स, 3 या 1.5 टाइम्स है ना, यानी कि सेंटर पे ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया इनर पॉइंट पे, एनी इनर पॉइंट, ये सेंटर, और बाकी फिर सरफेस का पता है, आउटसाइड का पता है, आउटसाइड सरफेस में कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे सिर्फ ये इतना ही समझना था, इनसाइड का ही डेरिवेशन समझना था, किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। ओके, उतार लो इसको फटाफट। इधर देखो, अगर उतार लिए हो तो, अगर मैं ये आर बोलूं और ये भी बोलूं, सब लोग बताना सेंटर पे, और ये वाला जो है ना आर किसके बराबर है, बताओ फटाफट, ये कौन सा जगह पे है, सरफेस पे, वेरी गुड। इसका वैल्यू बताओ, VS के बराबर, और सेंटर पे बताओ, इतना सोचना क्या है, नहीं समझ में आया अभी तक, आए, अरे सेंटर पे 3/2 के क्यू बाई आर, और इस पे इधर तो ऐसे वेरी करेगा, तो ऐसे वेरी करवा दो ग्राफ, ऐसे करके यहां पे कैसे जाएगा, पता ही नहीं, इधर भी कैसे लाइक करता है, बाहर में नहीं पता है, आउटसाइड, आउटसाइड में कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो ना फॉर्मूला, के क्यू बाई स्मॉल एक्स लिखा हुआ होगा, या के क्यू बाई आर लिखा हुआ होगा। अच्छा, इसमें ना क्या किए ना, एक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स माने स्मॉल आर माने, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे होना चाहिए। हाँ, तो ये है बाहर का, और अंदर यहाँ पे सरफेस का, और सेंटर का सबसे, तो ये हो गया वेरिएशन ग्राफ का, यानी ये जो एक कर्व है, ये कहाँ का कर्व है, वेरिएशन है किसका, वेरिएशन ऑफ भी इनसाइड स्फीयर, इसका इक्वेशन कने है, वो है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बताओ,
इक्वेशन ये यहां से यहां तक का इक्वेशन बताओ कने है, कौन सा, ये कि ये मारेंगे ना, ये तो सेंट वो का है, इसमें वेरिएबल है कहीं, ये है ना जी। आए, अरे इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन उसके थ्रू है। इधर का इक्वेशन आउटसाइड वाला के क्यू बाई एक्स वाला, ठीक है, ध्यान रखिए। यहां पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है वी एस, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है वी नोट, वेरिएशन इसके बीच में है, इसके बीच में है, तो ये इनसाइड और ये आउटसाइड है, ठीक है। ये पोटेंशियल का ग्राफ है नॉन कंडक्टिंग, फिर से बताओ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, क्लियर है, उतार लो। कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, प्योर मैथमेटिक्स आएगा और थोड़ा सा दिमाग का लोचा आएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, अपने मन से कुछ भी लेके कर रहा हूं। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझना कैसे कैसे करेंगे हम लोग। मान ले ये स्फीयर है, रेडियस कितना है बताओ, इसके अंदर क्या है, चार्ज है। आइए, रो जो है ना, किसका फंक्शन है बताइए, रेडियस पे क्या करेगा, कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करेगा, नहीं आप कुछ भी हो सकता है। मान ले ऐसा दिया हुआ है, जो चार्ज अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ना, वो कैसा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होता तो रो की वैल्यू कांस्टेंट होती, आर पे डिपेंड, हर जगह क्या रहता, कांस्टेंट सेम रहता, लेकिन यहां पे डिपेंड। तो देखो, सुनना ध्यान से, हम जो समझा रहे हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो पक्का जो उसका चार्ज डेंसिटी होगा वो किसी न किसी चीज का फंक्शन होगा। अगर स्फीयर है तो रेडियस का फंक्शन होगा, अगर शीट है तो कोई डायरेक्शन एक्स का या वाई का फंक्शन होगा। समझ रहे बात को कि नहीं? तो हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म में, तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे वैरी कर रहा है। यहां पे रेडियस, यहां पे सॉरी डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैरी, वो भी स्क्वायर के टर्म में। तो अगर रेडियस कम है तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज डेंसिटी क्या होता जाएगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता जाएगा, तो सेंटर के आसपास गाढ़ा गाढ़ा रहेगा चार्ज, और जैसे से दूर जाएंगे चार्ज क्या रहेगा, दूर दूर रहेगा, है ना। जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है ना, नहीं नेता वाला तो आजकल कम जाता है, मान लो कि पवन सिंह आ गया है और खेसारी लाल आ गया है, नहीं, और वहां पे स्टेज के पास देखोगे तो क्या रहेगा, एकदम एकदम गजब रहेगा भीड़। तो समझ लीजिए हर एक आदमी को आप चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, तो भाई बताइए डेंसिटी क्या रहेगा, वहां पे ज्यादा रहेगा ना। और जैसे से उस स्टेज से दूर चलते जाइएगा तो दूर दूर आदमी हो जाएगा। तो क्या आदमी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है ना। और जैसे से दूरी बढ़ रही है, डेंसिटी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इनवर्सली हुआ ना, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बात। और डायरेक्टली होता तो क्या होता, नजदीक में कम कम रहता, और बाद में, हाँ, जैसे कि कहीं लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई वाले जगह पे कम भीड़ होता है, दूर दूर आदमी रहता है, और देखने वाला भीड़ दूर रहेगा, नहीं तो वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा डेंसिटी रहेगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो यही है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो हम तुमसे पूछ रहे थे कि बताओ इस बॉल में कितना चार्ज है, निकाल ले, है ना। चार्ज इनसाइड क्यूब अथी स्फीयर निकालना है, चार्ज इनसाइड स्फीयर कैसे निकालेगा, टोटल चार्ज। यहां तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, रो इंटू भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते रो इंटू भी, क्योंकि रो कांस्टेंट। तो एलिमेंट पे ले लोगे छोटा सा, याद है कर लिए थे एलिमेंटल वॉल्यूम, कितना दूरी पे ले लें, स्मॉल आर पे को छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम ले लो, कितने थिकनेस का,
बोलो भाई, याद होना चाहिए, या अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन क्वेश्चन। रट लो एकदम। कितना आर दूरी पे कितना थिकनेस, तो मैं लिखूं लेट एलिमेंटल वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस कितना, जल्दी बोल, थिकनेस कितना, तो डीबी की वैल्यू बोल, निकालने के लिए सिखाए थे। एरिया इनटू थिकनेस याद है, तो एरिया कितना 4 पाई, थिकनेस, अरे स्फेरिकल है ना सरफेस, तो 4 पाई स्क्वायर इनटू, तो इसके अंदर कितना चार्ज, इस छोटा सा वॉल्यूम में कितना चार्ज, डी क्यू। अरे इतना क्या सोच रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज, तो एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंटल चार्ज, डी क्यू को वैल्यू बोल फटाफट, डी क्यू का वैल्यू रो इंटू रो कांस्टेंट नहीं है, बाहर नहीं आएगा है ना, तो टोटल चार्ज बता, नेट चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड स्फीयर, तो क्या करेगा, क्यू निकालेगा ना, इंटीग्रेट करेगा किसको, डी क्यू को इंटीग्रेट कर दे, कितने किसको, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, समझ में नहीं आया। अरे ये देखो, ये फंडा ना दुनिया का सभी वॉल्यूमेट्रिक के लिए वैलिड है, यहां से लेके यहां तक कैसनो डिस्ट्रीब्यूशन हो सब जगह लिख सकता है, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो कोई दिक्कत नहीं। अगर यूनिफॉर्म का तो रोक किधर आ जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म का तो फंक्शन लिखा जाएगा जो है। समझ में नहीं आ रहा यार, तो ये तो सबके लिए लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज, ये वाला क्वांटिटी, ये वाला एक्सप्रेशन हम सबके लिए लिख सकते हैं। अब हमें इस पूरे स्फीयर के अंदर का चार्ज निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब बताइए मेरे को, Q बराबर, फटाफट बोलिए आप, रो की वैल्यू बताइए कितना है, A बाई इंटू में dV की वैल्यू बोलिए 4 पाई इंटू में dr। कोई दिक्कत है, कुछ कटा तो काटो, आर स्क्वायर से क्या आया बाहर, ये नहीं आया, और 4 पाई अंदर में क्या बचा, जीरो से, आसान हो गया। आसान कब टफ होता, जब यहां पे आर रहता, तो एक को न कटता, एक का इंटीग्रेशन होता है ना। चलो देखते हैं, आसान आ गया गलती से, तो 4 पाई ए इंटू में कितना, जीरो से, जल्दी बोल, 4 पाई ए इंटू आर, ये क्या निकला बता, क्या निकला, ये टोटल चार्ज किसके अंदर। अगर मुझे पूछता भाई इतने वाला वॉल्यूम में बताओ, इतने तक वॉल्यूम, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करते, कहां से कहां तक, जीरो से स्मॉल आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर तुमसे पूछता इतना दूर में चार्ज बताओ, तो क्या करता, जल्दी बोल, स्मॉल आर से। समझ में आ रहा है। अगर पूछता इतना दूर में कितना चार्ज है बताओ, तो क्या लिखते हैं इतना दूर के लिए, स्मॉल आर से। मतलब इस सब के लिए एलिमेंट तो लेना पड़ेगा ना किसी भी इंटीग्रेशन के लिए, कि नहीं। अगर मुझे यहां से यहां तक पूछता ना, तो हम लोग यहां पे लेते एलिमेंट, नहीं नहीं, और उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर देते। अगर यहां इस कितना दूर में पूछता, तो एलिमेंट का इधर लेते, इंडिकेट कहां से कहां तक करते, इस पॉइंट से। क्लियर है ना। तो ये हम किसके लिए निकालना था, पूरे स्फीयर के लिए निकाल लिए। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो ये दिया रहेगा कि डेंसिटी जो है ना कैसे डिपेंड कर रहा, फंक्शन दिया रहेगा। ओके, उतार लो। हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू शीट। सुन रहे बात को ना, चार्ज इनफाइनाइट शीट। ऐसा डेरिवेशन करवा चुके हैं, याद है ना, शीट के कारण।
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू समथिंग समथिंग, याद कीजिएगा। लेकिन हम गॉस थ्योरम से करवाने रहे हैं, ठीक है। तो देखो इधर, ये कोई सीट है मान लो, ठीक है। इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए समझिए ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट पे क्या निकालना है, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझना पहले ध्यान से, ये मैं लिख देता हूं इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। तो नॉन कंडक्टिंग जैसा ही वर्ड आ गया, पता चलिए गया होगा पूरे एक पूरा बॉडी के अंदर है ना, वैसे भी थीन है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट होता नहीं है। सीट इनफाइनाइट क्या होगा, सीट तो भाई कुछ डायमेंशन का होगा ना, लेकिन चूंकि ये आर की वैल्यू क्या है, सीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कम है। जैसे मैं यहां पे कोई पॉइंट लूं, अब मैं मतलब बोर्ड एक शीट है, बोर्ड पे पूरा चार्ज रख दिया, यहां पे पॉइंट है, तो देख समझ बात को, बोर्ड के लेंथ और विड्थ के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ना, ये बोर्ड से, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना, यहां पे पॉइंट है, तो ये वाला आर की दूरी क्या है बोर्ड से, बहुत ही छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में। तो अगर यहां सब मिलाएंगे ना तो लगभग एंगल 0 डिग्री, नहीं तो बोल देंगे सर ये ना जो बोर्ड है ना सर, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही, तो इनफाइनाइट नहीं मान सकते हैं। पता चल रहा है ना बात को, इनफाइनाइट का मीनिंग समझ रहा है बात को। ऐसा कुछ नहीं कि इस इंड का पते नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है इंड किधर है, ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा डायमेंशन क्या होना, बहुत बड़ा होना। तो इनफाइनाइट सीट जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि इनफाइनाइट का मतलब क्या, इसका इंड कहीं नहीं है क्या, इंडलेस है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो जितना दूरी से इस पॉइंट से, मतलब कि इस पॉइंट से जितना दूरी पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, उस आर के रिस्पेक्ट में इसका डायमेंशन क्या है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, तो बताए किए थे, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा मुझे, बोलिए आप लोग, बनाना पड़ेगा ना, तो बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बनाते हैं। एक कोई भी एलिमेंटल ले लीजिए आप, ले लिए ना, पूरे पॉइंट्स को कवर कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ये, अब तुम लोग देख रहे होगे तो सोच रहे होगे क्या कि सर ये गॉसियन सरफेस लिए सिलिंड्रिकल टाइप का है, जिसका इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया कितना मान लें, ए, तो इतना ही एरिया इसके सीट के अंदर कवर कर रहा होगा, है ना। तो वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, वी कंसीडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, जल्दी बताओ, कितना क्रॉस सेक्शन का, ए का, क्लियर है ना।
अब आप लोग बताओ मेरे को, यही ना चार्ज है बंद इसके अंदर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, तो जितना पार्ट शीट का अंदर में उतने दूरिया पे चार्ज है। तो चार्ज इनसाइड स्फीयर के सिलेंडर कितना है बताओ? चार्ज इनसाइड सिलेंडर, चार्ज इनसाइड सिलेंडर बता सकते हैं आप लोग? तो क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू ए, हाँ या ना? बोलो सब लोग। क्यू इन क्या? हाँ, कितना चार्ज है अंदर में बंद? तो सिग्मा हो गया इसका चार्ज डेंसिटी। क्या हो गया इसका? शीट है ना, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा शीट पे? सरफेस। तो डेंसिटी क्या था सरफेस का? सिग्मा। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। क्लियर है ना? तो देखो कितना आ गया, तो इतना दूर में चार्ज बताइए सर, तो कितना चार्ज बंद है? सिग्मा इंटू ए। अब इस सिलेंडर के पास कै गो क्रॉस सेक्शन बनेगा बताओ? बोले सर इसका बताइए सर आप एरिया वेक्टर बताइए इधर की तरफ, हाँ या ना? अरे इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ? इधर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर बताओ इधर की तरफ, हाँ या ना? कर्व वाले का बताओ, कर्व पे कोई एक एरिया ले ले, ये डी ए। इसका एरिया वेक्टर बताओ। समझ में आ रहा बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सिलेंडर वाला पढ़ाए थे ना, सिलेंडर में क्या को सरफेस एरिया होता है? एगो फ्लैट इधर वाला, दूसरा इधर वाला फ्लैट, और तीसरा कौन सा? कर्व वाला, है ना? अच्छा, इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो पॉजिटिव से दूर की तरफ अबे ना, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड? किधर की तरफ? इधर ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ किधर होगा? होगा। बोले कैसे सर? तो बिल्कुल समझिए, ये शीट है और इस शीट के अंदर क्या कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ किधर आएगा? इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरफ किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यूनिफॉर्मली, हाँ है ना? चलो बहुत अच्छी बात। अब मुझे आप लोग बताओ, समझना है ध्यान से, है ना? अब आप मुझे समझाइए कि सर इसका हमें अगर निकालना है तो बताइए यहां पे थीटा कितना डिग्री? बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में, क्योंकि फ्रॉम गॉस थ्योरम बताओ जल्दी से पढ़ा, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट बराबर में, यही नहीं पढ़ाया गया था? कई गो सरफेस है यहां पे बताओ फटाफट। इसको मान ले 1 नंबर, इसको कर्व को 2 नंबर, इसको तो क्या लिखेगा? इसको लिखिए सर 1 के लिए ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, हाँ या ना? बोले कैसे सर? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है और एरिया वेक्टर, तो कितना एंगल दोनों के बीच का? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना? तो थीटा कितना डिग्री? किसका कौन सरफेस के लिए? 1 के लिए। 2 के लिए बताओ कर्व वाला के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर की तरफ? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ? अरे कहता पूरा सीट से इधर ना होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीट के कारण है ना। और एरिया वेक्टर किधर की तरफ? थीटा कितना डिग्री? तो दूसरे के लिए बताओ प्लस, दूसरे सरफेस के लिए बताओ ई इंटू डी ए कॉस, अब प्लस इसका बताओ थर्ड के लिए ई इंटू डी ए कॉस बराबर क्यू इन अब बटा में। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए लिखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई जो निकालना है, और डी ए इसका इंडिकेशन कितना पूरे का? यही लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ले लें? ए ले लो। तो ई ए प्लस इसका बताओ कितना कितना हो? कॉस 90 0 प्लस इसका बताइए ई तो रहने दीजिए, और डीए का इंटीग्रेशन पूरा इसका डीए स्मॉल एरिया माने थे, तो पूरा का इंटीग्रेशन किसके बराबर? कितना? ए। तो यहां पे भी ए, तो ये तो 0 हो गया कॉस 90, ये खत्म। यहां पे कॉस 0 1, तो ई इंटू डी ए, डी ए का इंडिकेशन ए, फिर यहां भी डी ए का इंडिकेशन ए, क्योंकि इसका एरिया कितना माने हैं हम? ए।
कर्व के लिए कितना, कर्व के लिए 0, तो बताओ इधर क्या बचा, क्यू इन अब बटा में, अब एक काम करो ई ए प्लस ई ए 2 इंटू ई ए बराबर क्यू इन कितना है, अरे क्यू इन कितना है, सिग्मा इंटू ए बटा में क्यू इन बाई, अरे होता है ना गॉस थ्योरम, तो क्यू इन कितना निकाले थे, सिग्मा ए बटे में, तो क्या कटा, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बटे किसके लिए है, शीट के लिए है, कैसा शीट, कैसा शीट, नॉन कंडक्टिंग, क्लियर है, कोई दिक्कत, उतार लीजिए, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, आए नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, एक बार और पढ़ाए थे हम कॉपी में, डेरिवेशन के थ्रू करवाए थे वो, उसमें गॉस थ्योरम नहीं था, वो एकदम पूरा बेसिक से था। इधर देखो ये किसके लिए था बताओ, नॉन कंडक्टिंग था, है ना। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग शीट के लिए। तो सुनो ध्यान से, अगर कंडक्टिंग शीट होगा ना बाबू, तो तुम बोल सकते हो सर कंडक्टिंग शीट में कै गो सरफेस होगा, बोलो यार, कंडक्टिंग शीट में कै गो सरफेस होगा, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में अंतर तो समझना पड़ेगा। कंडक्टिंग में सरफेस पे चार्ज होता है बीच में, तो क्या होगा, इसका 2 गो सरफेस मिलेगा, एगो इधर एगो, इससे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस पे भी होगा। किस केस के लिए, कंडक्टिंग के लिए। और नॉन कंडक्टिंग के लिए चार्ज इधर इधर नहीं है, चार्ज क्या है पूरे पूरे शीट में है, नहीं तो एक ही लेयर है। नॉन कंडक्टिंग में क्या गो लेयर है, देखो क्या कर रही है, गप कर रही है, क्या गप कर रही है, पढ़ा रहे हैं तुम उधर ध्यान दे रही हो इधर उधर। नॉन कंडक्टिंग में कितने लेयर हैं, सिंगल लेयर है, पूरे एक ही पूरा शीट एक ही लेयर है। लेकिन जैसे ही कंडक्टिंग बन गया तो क्या गो लेयर बन गया, 2 लेयर बन गया। किधर किधर, एगो इस तरफ वाला एगो बनेगा ना। अरे दुनिया का कोई भी शीट का कुछ तो थिकनेस होबे न करेगा कि नहीं होगा। जैसे ही कुछ थिकनेस होगा तो क्या गो सरफेस बनेगा, तो इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा इसका। तो मान लेते हैं इस इधर वाले सरफेस पे सिग्मा है और इधर वाले पे भी सिग्मा है, तो क्या गो सरफेस है यहाँ पे है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक लेता हूं ये, तो क्या गो लूंगा बताओ, क्या गो एरिया लूंगा यहाँ पे, क्या गो एरिया होगा, 2 गो होगा ना हो। हाँ तो चार्ज कितना होगा इनसाइड, चार्ज इनसाइड एरिया बताओ, चार्ज इनसाइड एरिया कितना बोलोगे तुम लोग, तो बोलोगे सर एक काम करिए, सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए लिखिए। कितना लिखिए, 2 सिग्मा ए लिखिएगा, हाँ या ना। क्यू इन बोलो हाँ या ना। बोले कैसे सर, तो सिग्मा इंटू ए इस सरफेस के लिए और सिग्मा इंटू ए इस सरफेस के, टोटल कितना चार्ज है, 2 सिग्मा है ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर वाले सरफेस के लिए, इधर वाले सरफेस से कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और फिर इधर एक अंदर वाला सरफेस के लिए होगा, तो अंदर वाला सरफेस के लिए भी कितना होगा, तो नेट कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बताओ, कितना है बउआ, मैं डायरेक्ट कर दिया। और नहीं तो तुम क्या करते हो, गॉसियन सरफेस के थ्रू कर सकते हो। सुन लो इधर, अगर चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता तुम, फिर इसको यानी कि ऐसे बनाता, इधर भी लेता
और फिर से कै को बनता, ये कर्व का फिर से कितना हो जाता, कर्व के लिए कितना होता इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 होता यार। अरे कर्व के लिए, इस वाला कर्व सरफेस के लिए, इसके लिए फिर से थीटा बराबर कितना डिग्री, इधर के लिए भी थीटा बराबर कितना डिग्री, तो क्या लिखता, E इंटू डी ए 1 प्लस ई इंटू डी ए 2 प्लस ई इंटू डी ए बराबर में, हाँ या ना। सुनो, लिखना बंद करो, पहले समझो, समझ में ही नहीं आ रहा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है। कैसा सरफेस कंसिडर किए हैं, सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल में कै गो सरफेस मिलता है, 2 गो फ्लैट है, 1 गो कर्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, और उधर के तरफ होगा ना, सीट के लिए, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना, इस तरफ। ये किसका डायरेक्शन है, तो इस फ्लैट के लिए थीटा कितना डिग्री, और इधर वाला फ्लैट के लिए थीटा कितना डिग्री। लेकिन कर्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर है ना कितना डिग्री। तो फिर से देखो, तो इसके लिए लिखो कितना, E इंटू ए लिखोगे, 0 अपने आप समझ में आ रहा है बात ना, वही रिपीट कर रहे हैं टेली, है ना, प्लस इसका कितना, अब प्लस इसका ई ए बराबर क्यू इन, अब बटा में ई ए प्लस ई ए, क्यू इन कितना है बताओ, अब बटा में ए से ए, 2 से 2, ई की वैल्यू, बोले कैसे किए सर, बहुत आसान है। मान ले कि इधर की तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले इस सरफेस के करंट निकाल यहां पे, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। बोलो भाई, इधर वाले सरफेस के लिए एक सरफेस के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो इस सरफेस के लिए यहां पे, और फिर इधर वाला सरफेस के लिए भी इधर क्या कितना, तो कितना है टोटल, तो कितना हुआ, इधर भी निकालेंगे तो इस सरफेस के लिए सिग्मा बाय, और फिर इधर वाला सरफेस के लिए तो यहां पे सिग्मा बाय, तो कितना हो टोटल, समझ में आया बात। तो वही तो किए हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। उसमें चार्ज एक ही जगह बंद था, इसमें उसमें कै गो सरफेस था टोटल, कै लेयर था, नॉन कंडक्टिव में कै गो लेयर था, ये पूरा का पूरा एक सिंगल लेयर माना गया था। लेकिन कंडक्टिव में कै गो लेयर हो गया, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज कहां पे होता है, कंडक्टिंग में सरफेस पे होता है नहीं। तो इधर एगो सरफेस, एगो 2 सरफेस ना, तो दोनों सरफेस का कारण लेना पड़ेगा। कौन से केस के लिए, और नॉन कंडक्टिंग में क्लियर है, कोई दिक्कत, उतार ले। द टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस in an electric flux, electric field is called। अरे देखो, एक कोई सरफेस, नॉर्मली थ्रू ए सरफेस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक सरफेस पड़ा हुआ है ना। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स, यानी यहां पे इंडक्शन ट्यूब से पास करेगा, तो क्या है नंबर ऑफ ट्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होगा ना, तो क्या कहलाएगा वो, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। और ये क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या इसमें आंसर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, टोटल नॉर्मल इंडक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दिया है। रुक जाओ, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन ट्यूब पास करा, इसे टोटल नॉर्मल इंडक्शन दिया है। अब फील्ड अगर देता, फील्ड के कारण लिखता सिर्फ, तो फ्लक्स लिखता, ठीक है ना। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इंडक्शन इसलिए इंडक्शन लिया है, ठीक है। इंडक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं माना, इंडक्शन का मतलब इंडक्शन अलग लिया है, ठीक है। तो आपका टोटल नॉर्मल, टोटल ही मिलेगा, टोटल सरफेस से क्या मिलेगा, टोटल नॉर्मल इंडक्शन। तो सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा पूछ रहे हो, 10,
टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, पोजीशन ऑफ चार्ज डेंसिटी इनसाइड क्लोज सरफेस, तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा ना, तो इंड्यूस्ड इंडक्शन ऑफ, तो इंडक्शन में तो हमारा मोशन काम आएगा, उसमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें क्या है, आंसर क्या है, मतलब कि इसमें चार्ज कोई मतलब नहीं रखेगा, ये मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चार्ज इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों ने दिया है, ये दिया है सिर्फ, हाँ मोशन से, इंडक्शन का मतलब मोशन, नोट चार्ज रेस्ट, चार्ज को रिजाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इंडक्शन का रोल जहां पे आएगा, जहां पे क्या चीज इन्वॉल्व होगा, मोशन, ठीक है ना। चेंज ऑफ फ्लक्स, सुनिए ध्यान से, इंडक्शन की जब चर्चा करेंगे हम लोग, तो इंडक्शन में क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स चेंज होता है तभी इंडक्शन होगा, ओके। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या क्या हो सकता है आपका, या तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो, क्रॉस सेक्शन बदल जाए तो फ्लक्स बदल जाएगा, या इलेक्ट्रिक डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, या सरफेस रोटेट कर जाए, है ना, या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सुन रहे बात को ना, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी किसी भी हालत में फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना, तभी क्या हो पाएगा, इंडक्शन, है ना। इसको अभी हम इंडक्शन को उतना अच्छा से अभी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन का रोल अभी आएगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो पढ़ाएंगे, 3 क्राइटेरिया पढ़ाएंगे, पहला वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल फ्लक्स, रोटेशन ऑफ एरिया, तीनों हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है आंसर, ए और बी सही है, पढ़ाएंगे उस समय क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर कुछ दिक्कत है, तो ये तो आपका डेफिनेशन से था, इंडक्शन का डेफिनेशन, जो कि आगे पढ़ना है। तो हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं, द फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग अ क्लोज सरफेस आर, इधर देखो, एक क्लोज सरफेस है, इसमें इंटर कर रहा है, द फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग, इंटर कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और लिव कितना कर रहा है 4 इंटू, तो नेट इनसाइड कितना हुआ, नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट फ्लक्स बताओ इनसाइड कितना, 5 माइनस बराबर 10 टू द पावर 5 ना जी, आए, तो क्यू में एप्सिलॉन नोट लिख दो, 5 ओवर कितना, तो क्यू इन निकल गया, ओके। अरे इंटर कर रहा है और निकल रहा है, तो कुछ फ्लक्स अंदर है ना, तो वही नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नोट, क्लियर। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ बताओ, अब जितना घुसा उतना निकल गया, तो अंदर में कितना हुआ फ्लक्स, याद करिए पहला केस फ्लक्स में जब पढ़ाए थे तो सिलेंडर वाला केस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे सिलेंडर, अरे फर्स्ट क्वेश्चन जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए थे, जो सिलेंडर से निकाले थे, कै गो सरफेस था 3, कितना आया था नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना आया था 0, क्यों आया था, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा था उतना निकल जा रहा था, अंदाज में कुछ था नहीं, यहां पे जितना घुस रहा था निकल, मतलब क्या समझ रहा है, अंदर में कुछ है, तो जितना है वही ना फ्लक्स देगा, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, निकल जाएगा। अब ये मत बोलना सर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू नहीं पता है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बताए हैं, क्या याद है सबको, कितना बताओ, 8.85 गुने 10 के पावर -12, हाँ तो मल्टीप्लाई कर देना, ओके।
तो सीधे सीधे -12 और ये कितना +5 -7 आंसर 11 नंबर। नेक्स्ट 14, सुनो इधर, हेलो, अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं रहेगा ना तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। फ्लक्स अगर मिल रहा है तो पक्का कोई ना कोई चार्ज है। 14 नंबर क्या है? अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ओके, देखो इधर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। आए तो बन गया, तो बन ही गया तो क्या दिक्कत है? इधर देखो, एक क्यूब बनाओ, सेंटर पे रख दे चार्ज। सुनना ध्यान से, चार्ज कहां पे है? क्यू कहां पे है? एट सेंटर। अरे रुक यार, पहले सेंटर पे है तो चारों तरफ से निकलेगा, फ्लक्स कितना है बताओ? क्यू बाई कै गो फेस है? 6 बस बराबर निकलेगा ना? बोलो बाबू, 6 बस से बराबर निकलेगा। क्यों बराबर निकलेगा? क्योंकि सिमेट्रिकल है। कैसा है? तो हर एक सरफेस से बराबर बराबर, तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस बताओ, वन सरफेस, तो Q बटे 6 एप्सिलॉन नहीं, 6 को सरफेस है। क्लियर है ये? अब यही फंडा यूज कर ले उसमें, कॉर्नर वाले में। क्या करेगा? सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये बात समझ में आ गया? ये तो जानते होगे तुम लोग, ऐसा क्वेश्चन भी था इसमें, ये भी क्वेश्चन है उसमें, ये भी क्वेश्चन डीबीबी में है। ठीक है, कई नंबर है? ये तो हो गया 12 नंबर है ये। चलिए अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 14 नंबर का। देखो इधर क्या कर रहे हैं, इधर देखो, यहां पे रख दे, कितना चार्ज रखा? Q। अब पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द थ्री फेसेज एडजेसेंट टू द चार्ज इज 0। ऑब्वियसली देख, इस पे से फ्लक्स जाएगा? नहीं जाएगा। समझना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना ज्यादा। चार्ज कहां? सेंटर पे कि कॉर्नर पे है? तो ई वाला सरफेस पैरेलल हो गया, ई वाला सरफेस भी, आई वाला सरफेस भी, तो ये तीनों से फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स अब किससे जाएगा? यहां से निकलेगा तो इससे निकल सकता है, फिर यहां से निकलेगा तो इससे निकल सकता है, और फिर बाकी 3 को 0, 3 को से निकल सकता है ना? बोलो भाई कि नहीं? चलिए, तो कैसे समझोगे इसको? इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करो कि तुम एक और ऐसे बना दो। इधर भी तो क्या होगा कि एकों को जब जोड़ दोगे तो ये कितना होगा बताओ? 2L। ये भी कितना हो गया? 2L। ये भी कितना हो गया? 2L। अब ये कहां पे लाई कर रहा है? हाँ, सेंटर पे लाई कर रहा है। कर रहा है ना सेंटर पे लाई, कि नहीं? अब बताइए मेरे को आप, किसमें कै को क्यूब आ गया? सोचो। 8 को नहीं, तो Q बाई 8 हो जाएगा अब टोटल। तो कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना है ना? और कितना था? 1/3 था ना? अरे कै को फेस था टोटल? 3 को था ना? तो
तो थ्रू थ्री फेस कितना जाएगा वो? नहीं आ रहा है क्या ये? नहीं, 8 को क्यूब हो जाएगा। अरे 8 को क्यूब हो जाएगा, टोटल जोड़ो ना। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया समझ में, सिंपल सी बात है ना। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझना पहले बात को। एक एरिया बताओ पहले, मुझे मेरी बात समझो पहले बात को। एक एरिया बताओ कितना? एरिया ऑफ वन फेस है ना, होगा ना। तो बताइए मेरे को, अगर ये क्यूब था तो टोटल फ्लक्स कितना था? नेट फ्लक्स कितना था? नेट फ्लक्स कितना था? हो नेट फ्लक्स कितना था? नेट फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स बताओ, क्यू बटा, तो फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेज कितना? क्यू बाय एरिया ऑफ वन फेज कितना? एरिया ऑफ वन फेज कितना? 4L स्क्वायर, है ना कि नहीं? अब सोचो जरा कि एक जब हम क्यूब बनाए, कितना बड़ा क्यूब हो गया वो? कितने साइड का क्यूब हो गया? कितने बड़ा साइड का क्यूब हो गया? 12 का हो गया ना। जब 12 का हो गया वो क्यूब, तब उसका एक फेस का एरिया कितना हो गया? अगर वो 12 बन गया ना क्यूब का साइड, उस कॉर्नर को हमने किस में बदल दिया? उस कॉर्नर को हमने क्या बना दिया? जिस कॉर्नर पे चार्ज था उस कॉर्नर को हमने क्या बना दिया? सेंटर बना दिया। जब उस कॉर्नर को सेंटर बना दिया तो उस बताओ ना, तो एक साइड कितने लेंथ का हो गया? अब 12 का। तो अब एक फेस का एरिया कितना होगा? और अब क्यूब बड़ा बड़ा है ना, तो नेट फ्लक्स तो उतना ही रहेगा ना, क्यू बटा तो फ्लक्स थ्रू वन फेस क्यू बटा, बोलो भाई, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका किसके इतना जो है किसके फेस से जा रहा है? छोटका क्यूब जो दिया था क्वेश्चन में उसका, कि जो बनाए उसका? बोलो, जो बनाए। तब जो बनाए उसका कितना बड़ा एरिया है एक फेस का? तो 4L स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है? 4L स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है? आए, लेकिन हमको कितना एरिया से निकालना है? इतने से नहीं निकालना है बउआ। तो एल स्क्वायर एरिया से कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर एरिया से कितना आया? क्यू बटा बताओ बाबू, कितना? क्यू बटा 24 एप्सिलॉन। और ऐसा ऐसा कै गो एरिया है? कै गो एरिया है? अरे 3 है। अरे ऐसा ऐसा कै गो एरिया है? 3 है ना। 3 को तो तीन सरफेस, क्या इमेजिन तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। 3 गो सरफेस कहां से है? पैरेलल है, तो घुस के कै गो से जा रहा है? 3 गो से। तो फ्लक्स थ्रू थ्री फेस, फ्लक्स थ्रू थ्री फेस, तो कितना आया? क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नोट गुने 3, 3 8 24, कितना है बताओ? क्यू बाई ये निकला एक, मतलब कि तीनों फेस को मिला करके, है ना। जबकि एक फेस से कितना निकल रहा था? पता चला पहले क्यों? नहीं अभी भी समझ में आया।
फिर से सुनो, समझना है थोड़ा सा तो समझ जाओगे। एक बात बताइए ना कि एक वो आपके पास क्यूब है और इस क्यूब के कहां पर चार्ज रखल है? कॉर्नर पे है। आप चाहते हैं कि इस कॉर्नर को हम सेंटर में बदल दें। कैसे बदल सकते हैं सेंटर पे? एगो ऊपर क्यूब लगा दीजिए, एगो इधर क्यूब लगा दीजिए, एगो आगे क्यूब लगा दीजिए, एगो और इसके आगे लगा दीजिए, तो क्या बन गया? सेंटर बन गया ना, कि नहीं बन गया? और अब एक बड़ा क्यूब बन गया। अब तो बड़ा क्यूब का साइड कितना हो गया? एगो क्यूब यहां, एगो क्यूब यहां, तो L प्लस L। एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, 2L। एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, तो बड़ा सा क्यूब का साइड कितना है ना? तो 2L साइड वाले क्यूब के लिए साइड ऑफ न्यू क्यूब कितना बहुआ? 2L एंड कॉर्नर बिकम सेंटर। कॉर्नर जो था वो क्या बन गया? सेंटर बन गया। अब सुन, तुम्हारे पास अब इधर इसको मिटाता हूं मैं, छोड़ दो, जरूरत नहीं है इसकी, मैं समझाता हूं ये इसको अभी। अब आप मुझे बताओ, जो हमारे पास ये जो क्यूब है इसका साइड कितना है? बोलो भैया सब लोग। 2L। चार्ज कहां पर रखल है? सेंटर पे ना। तो बताइए अब यहां से इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? अरे बताओ, तो इसका एगो फेस से कितना जाएगा? क्यू बटे, लेकिन ये पूरा फेस था ओरिजिनल में, तो पूरा फेस का एरिया कितना है? 4L। तो ये जो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नोट जो जा रहा है वो कितना एरिया के लिए जा रहा है? लेकिन हमको तो छोटका क्यूब की चर्चा करना है ना, तो हम करते हैं कि L स्क्वायर जो था एरिया उससे कितना जाएगा। अब जब हम उस कॉर्नर को किस में बदल दिए आए, तो बताइए, तो 4L स्क्वायर एरिया से क्यू बटे, तो L स्क्वायर एरिया से, हाँ है ना, ये कैगो फेस हुआ? अब छोटका के कहां पे रखे थे आप? तो ई वाला काम कर रहा था, इसे फ्लक्स मिल रहा था, इसे फ्लक्स मिल रहा था, इसे फ्लक्स मिल रहा था, तो कैगो फ्लक्स मिल रहा था? ई वाला से और एगो छोटका से कितना फ्लक्स जा रहा है? कब? जब इसको हम बदल दिए क्या चीज में? सेंटर में, है ना? तो ऐसा ऐसा कैगो फेस है जो हमें फ्लक्स देगा? 3 गो फेस तो फ्लक्स देगा ही नहीं, है ना, क्योंकि फ्लक्स का नियम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घुस के जाना चाहिए। जब यहां पे चार्ज रहेगा तो कभी भी इसमें घुस के नहीं जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। हाँ, यहां से ऐसे इधर इसमें घुस के निकल सकता है, इसमें घुस के निकल सकता है, इसमें घुस के, तो कैगो फ्लक्स देगा सरफेस? और एगो सरफेस L स्क्वायर वाला कितना फ्लक्स दे रहा है? 20। तो ऐसा ऐसा कैगो है? तो 3 गो मिलकर कैगो देगा? 3 फ्लक्स थ्रू 3 फेस कितना देगा? समझ में आया बात? तो अगर एक फेस से पूछेगा तो क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नोट। कब? जब चार्ज कहां पे रहेगा? कॉर्नर पे। चार्ज कहां पे रहेगा? कॉर्नर पे नहीं। और अगर तीनों फेस से पूछेगा तब कितना? क्यू बाई। तो क्या किए हमने अपने दिमाग से उस कॉर्नर को कन्वर्ट कर दिया किस में? और हम सोचे अब ओरिजिनल क्यूब है ये नहीं, अब एक क्यूब नया है जिसका साइड कितना है? 2L है, और उसके लिए चार्ज कहां पे लाई कर रहा है? सेंटर पे लाई कर रहा है। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो यही आंसर हो जाना चाहिए। अब जो पूछ रहा है उसके अनुसार आंसर लिख दो। क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या? तो दिक्कत क्या हुआ? देखो भाई, क्वेश्चन दोनों तुमसे पूछ सकता है, एगो फेस का भी पूछ सकता है, तीनों फेस का पूछ सकता है। ये आपको देखना है ये वाला आंसर कब लिखना है और ये वाला आंसर कब लिखना है, पता चल रहा है कि नहीं? तो उतार लीजिए। आप क्या किए बताओ फिर से मेरे को? तुमने क्या किया? कॉर्नर को सेंटर में बदला नहीं? तो देखो तो ऐसा एगो था ना, ये क्यूब ये था ना, तो एगो ऊपर एगो बक्सा लगाए, एगो इधर बक्सा लगाए,
एगो इधर बक्सा लगाए, एगो कै गो लगा दिए, 1 2 3 5 6 7 8, 8 गो ना, तो 7 गो एक्स्ट्रा जोड़े नहीं हो, एगो तो ये है, कै गो और जोड़े एक्स्ट्रा, 7 गो। और अब ई एल एगो और इसके ऊपर वाले एल, कितना, ई एल और ई एल, ई एल और ई एल, इधर भी तो एगो अब सेंटर हो गया। अब एगो का साइड कितना बड़ा, 2L, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में है ना। और हमें पूरा एरियास नहीं निकालना था, पूरा एरियास कितना फ्लक्स है बताओ, 2L गुना 2L से कितना फ्लक्स है, लेकिन हमको इससे निकालना है, तो इसका एरिया कितना है, L स्क्वायर ना, L स्क्वायर इससे कितना जाएगा, हाँ इससे। और ऐसा कै गो है, एगो ई एगो ई एगो, समझ में रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ जी। इमेजिन करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इतना आसान नहीं था।